हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सीरीज। मैं हूं डॉक्टर मोइनी वादिया और आज हम स्टडी करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या होता है, हमारा इनकम टैक्स इमर्जेंस कब हुआ था, यानी कि हमारी इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे स्टडी किया था और इन सभी से रिलेटेड हमने इनके एमसीक्यूज को भी स्टडी किया था। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम जो आने वाला है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होने वाला है, तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप हमारी एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसको प्लीज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? एग्रीकल्चर इनकम वो वाली इनकम्स हैं जो हमारी कृषि से होने वाली आय है। कौन सी है? कृषि, यानी कि जो हमारी खेती से, बेसिकली अगर हम बोलें तो जो हमारी इनकम खेती से होती है उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी जो हमारी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है और एक होती है जो हमारी पार्टली एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? पार्टली एग्जेम्प्ट होती हैं। अब ये कौन सी होती हैं? ये हमारी होती है कोई ऐसी आय जो हमने कृषि से आय हुई है हमें, और जो हमारी पूरी तरीके से क्या है? कर मुक्त है, जिसपे हमें बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना होता। पार्टली एग्जेम्प्ट क्या हो गई कि आधे पे हमें टैक्स पे करना होगा और आधे हमारी एग्जेम्प्ट होगी। और एक क्या होती है? जो हमारी फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारी कृषि से होने वाली जो आय है वो इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में जाके लाई कर रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। एग्रीकल्चर इनकम को समझने के लिए हमारे तीन कंसेप्ट हैं जो हमें बिल्कुल समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी चीज में लाई नहीं करती तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होती है। सबसे पहले क्या होता है? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने एक पार्ट में सबसे पहले हमने एक ये लैंड ले लिया है। ये क्या है हमारा? एक ये हमारा लैंड हो गया। ठीक है, अब पहली इनकम क्या हो गई? अगर हमें इससे कोई भी रेंट या फिर रेवेन्यू मिल रहा है। रेंट क्या हो गया? अगर हमने ये वाली लैंड किसी अनदर व्यक्ति को, ए ने अगर बी को ये वाली लैंड रेंट पे दी है, अब इससे जो मिलने वाला हो गया हमारा रेंट, वो क्या हो गया? वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम हो गया। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, और या फिर हम कहें कि इस लैंड से होने वाली कोई इनकम, ए ने कोई भी किसी भी तरीके की इनकम, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, अगर उसने इस लैंड से अर्न की है, कोई भी रेवेन्यू अर्न किया है, तो वो क्या होगा? वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या कह दिया? ये वाला एक पर्टिकुलर लैंड है, इससे अगर हमें कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है या फिर कोई भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है? विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। अब ये वाला जो लैंड है ये कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। अगर ये इंडिया से बाहर होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या कंडीशन कहती है? इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब ये जो लैंड है ये सिंपल लैंड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो तीन सिचुएशन हमारी क्या हो गई? फर्स्ट हो गया कि हमें रेंट या फिर रेवेन्यू मिलना चाहिए इसी रेंट से, इसी वाले लैंड से। सेकंड क्या हो गया? लैंड हमारा इंडिया में होना चाहिए। और थर्ड सिचुएशन क्या हो गई? कि वो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। जो हमारा पर्पस है, इसमें जो हमारा पर्पस है वो हमारा क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे सपोज कीजिए ये एक हमारा लैंड है। ठीक है, ये मेरा सिंपल लैंड है और ये मेरा जो लैंड हो गया ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड हो गया। ठीक है, इस ये लैंड क्या है हमारा? ये मैंने सिंपल एक लैंड है
जो मैंने रेंट पे दे रखा है, किस चीज के लिए? शॉप के लिए। ठीक है, सिंपल, मैंने एक लैंड है जो मैंने शॉप पे दे रखी है, या ये कह दो यहाँ मैंने एक पार्किंग बना रखी है। ठीक है, तो इससे जो मेरा रेंट रिसीव होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम का नहीं होगा, ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने अपने पूरे लैंड को दे दिया किसी और व्यक्ति को, ए ने बी को अपनी लैंड, अपनी एग्रीकल्चर लैंड क्या कर दी? कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, जिसको हम कहते हैं ठेके पर दे दिया। सुना है ना आपने? कहते हैं ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने क्या करा कि अपनी पूरी लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को इस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि आप पूरे साल में आपको जो उस पे उगाना है वो उगाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप हमें इतनी पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे बोल दीजिए 1 लाख, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें पे करनी है फॉर यूजिंग आर एग्रीकल्चर लैंड। तो ये क्या हो गया? ये आपका रेंट हो गया। तो ये ए के लिए क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड। अब यही वाले लैंड की बात हो रही है। सच लैंड का मतलब क्या हो गया? यही वाले लैंड की बात कर रहे हैं हम। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी इनकम हो रही है इस वाले लैंड से, ठीक है, वो हमारी किससे हो रही है? एग्रीकल्चर से हो रही है, यानी कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए जा रहे हैं उस पे। अब आपने जो बी को दिया है, तो बी भी उस पे क्या करना चाहिए? खेती ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बी ने वहां पे कोई और शॉप खोल दी, नहीं, फिर वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। बी को भी इस वाले लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करनी होगी, तभी वो हमारा क्या होगा? तभी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं? एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड विच रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। यहाँ पे क्या होगा? चाहे तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें कोई भी कल्टीवेशन कर रहा है। क्या कहते हैं? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी किसी भी तरीके की खेती कर रहा है, किसी भी तरीके की उपज कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की उपज वो हमारी एग्रीकल्चर में कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में अगर हमारी किसी भी तरीके की कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। और साथ में क्या होना चाहिए? जो उससे हमारी जो भी हमारी उससे फसल तैयार हुई है, उस फसल को अगर वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी कर रहा है और मार्केट से बेचकर जो भी वो अर्न कर रहा है, वो सब हमारा क्या होगा? वो सब हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है? द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। अब अगर उसने इस फसल को रेडी करने के लिए हमने कर दिया, अब रेडी करके उसने जब मार्केट में इसको बेच दिया, तो जो बेचने पर उसको इनकम हुई है वो भी हमारी इसी का पार्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर हमारी तीन चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका? जो आपका है ये कल्टीवेशन होना चाहिए। कल्टीवेशन या फिर रेंट इन काइंड। रेंट इन काइंड का मतलब क्या है? अगर हमारे, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारी पूरी की पूरी नर्सरी है, या हमारे खेत हमने लगा रखा है, या ये कह दीजिए कि यहाँ पे हमने पेड़ लगा रखे हैं। अब पेड़ हमने यहाँ पे पूरे के पूरे खड़े हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे पेड़ बिल्कुल तैयार है और हमने खड़े खड़े पेड़ बेच दिए। ठीक है, जैसे आम का पेड़ बोल दें, हमने खड़े खड़े पेड़ बेच दिए, तो ये क्या है? ये हमारा कल्टीवेशन और रेंट इन काइंड हो गया। ठीक है, जो हमने प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट कर दिया। ठीक है, वो सब हमारा क्या हो गया? ये हमारा इसका पार्ट हो गया। थर्ड क्या है? अब जो हमारे आम हमने उगाए हैं वो हमने यहाँ पर सेल कर दी। पहला क्या हुआ? हमने खड़े के खड़े सामान वहीं के वहीं बेच दिया। हमने ए ने बी को बेच दिया, अब बी वहां से तोड़ रहा है और आगे जाके मार्केट में बेच रहा है, तो भी वो क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा।
और यहीं से अगर ए ने अपने पेड़ तोड़े और आगे बेच दिए तो वो भी हमारा सेल का ही पार्ट होगा, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होगा। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट में है कि किसी भी तरीके से अगर आपको लैंड से कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो वाला आपका एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट आपका कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इनकम अर्न हो रही है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें, और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही है, या फिर आप अपनी कल्टीवेशन कर रहे हो, रेंट इन काइंड कर रहे हो, या फिर अपने मार्केट प्रोड्यूस के लिए रेडी कर रहे हो, और साथ साथ अगर आप अपने मार्केट प्रोडक्ट को बेच भी रहे हो, तो भी वो आपका क्या है? एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होगा। ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन हमारी क्या कहती है? एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अब ये फार्म हाउस क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा खेत हो गया। इसके बराबर में हमने यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना दिया। ठीक है। अब इस कमरे से रिलेटेड अगर कोई भी हमारी इनकम हो जाती है, कैसे होगी यहाँ पे इनकम? अब ये पास में एक और खेत वाला है, उसने कहा कि मुझे अपनी फसल को रखने के लिए आपका कमरा कुछ दिनों के लिए किराए पे चाहिए। इस कमरे को अगर किराए पे देने पर, हमने एग्रीकल्चर फील्ड को नहीं दिया, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको किराए पे देने से नहीं, इस वाले फार्म हाउस को अगर किराए पे देने से अगर हमें कोई इनकम अर्न होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। वो इस वाले पार्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या है? फार्म हाउस को हमने, फील्ड को नहीं बल्कि फार्म हाउस को हमने रेंट पे दिया, और उससे अगर हमारी कोई भी इनकम अराइज हो रही है तो वो हमारा क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा। स्टूडेंट, इन तीन पार्ट के अलावा आपका कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं आता। आपकी वो सारी इनकम जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आती है वो सब आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। रेस्ट आपकी सारी इनकम्स अलग हो जाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है ये एग्री नोट हमारा क्या है? Capital gain arising from the transfer of urban agriculture land shall not be treated as agriculture income। यहाँ पर क्या किया गया है? ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैंने इसको बेच दिया और बेचकर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड लिया, उसके बीच में जो मेरा गेन हुआ तो वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा यहाँ पर यूपी में मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने उसके बाद उसको हरियाणा में खरीद लिया। यूपी में मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड था जो 10 लाख रुपीज का था, और हरियाणा में जब मैंने दूसरा लैंड खरीदा तो वो 5 लाख का हुआ। ठीक है। बीच में से मुझे अर्निंग हुई है 5 लाख की, तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल गेन हमारा क्या होता है? व्हेन वी सेलिंग एनी ऑफ द एसेट, व्हेन वी अर्निंग, या फिर व्हेन वी गेन एनी प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एनी एसेट। किसी भी कैपिटल एसेट को अगर हम बेचकर कोई किसी भी तरीके का अगर गेन अर्न कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन होता है। जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है ये भी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी ही है। ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को बेचकर आप दूसरी प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हैं और उसमें आपका किसी भी तरीके का गेन हो रहा है, वो आपका कैपिटल गेन हो गया। तो ये आपका 5 हेड्स, जो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, उसका एक हेड जो था कैपिटल गेन, ये उसके अंडर जाएगा, ना कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ और सिर्फ हमारी कब होनी चाहिए? जब वो हमारी इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। पहली पहली कंडीशन क्या है? द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। If the land is situated outside India, the income from such land will not be treated as agriculture income। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या कह रही थी? कि हमारा जो लैंड है सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। और अगर हमारा वो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होता है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। सेकंड क्या कहता है? लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। जैसे हम बात करें टिलिंग ऑफ लैंड, यानी कि टिलिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया? खुदाई। वाटरिंग इट, उसमें पानी डालना। सोइंग ऑफ द सीड्स, बीज बोना। प्लांटिंग एंड सिमिलर ऑपरेशंस ऑन द लैंड, और साथ साथ हम उसकी क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी कि उसका रख रखाव कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर हम अपनी एसएससी कोई भी हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो ही वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है? द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड।
अब ये जो है, जो रिसीवर है इनकम का, उसका उस लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लेके छोड़ दी एक तरफ, ठीक है, उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उस इनकम को वो अर्न करना होना चाहिए। अब बी उस पे खेती कर रहा है, ठीक है, बी ने ए को उस पे इनकम पे कर दी। ए को कोई मतलब ही नहीं है बी उस पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा जो लैंडलॉर्ड है, द लैंडलॉर्ड और द टीनेंट और यूसुफरी मॉर्गेज ऑफ लैंड हैज एन इंटरेस्ट इन द लैंड। ये जितने भी हमारी एक्टिविटीज करने वाले होते हैं, इन सब का उस लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। लैंडलॉर्ड कौन हो गया? जो खेती का मालिक हो गया, जो उस फील्ड का मालिक हो गया। टीनेंट हो गया जो उस खेती पर काम कर रहा है। यूसुफरी मॉर्गेज ऑफ लैंड कौन हो गया? अगर सपोज करो ए ने किसी से यहाँ पर लैंड के ऊपर मॉर्गेज किया हुआ है। मॉर्गेज का मतलब क्या हो गया? उस पर कोई भी लोन लिया हुआ है गिरवी रखकर, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसका भी तो इंटरेस्ट है ना उसमें, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन होनी चाहिए? जो हमारी इस एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले रहा है वो सब हमारे इसके पार्ट में आते हैं। इफ अ पर्सन परचेज अ स्टैंडिंग क्रॉप एंड आफ्टर कटिंग इट, अगर कोई एक व्यक्ति खड़ी की खड़ी क्रॉप को परचेज कर लेता है, उसके बाद में उसको काटता है, उसके बाद उसको बेच देता है और उसको बेचने से कोई प्रॉफिट अर्न करता है, सच प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो एक व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर एक इस फील्ड में हमारे पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये पेड़ हमारे खड़े हुए हैं। अब इस पेड़ को एक व्यक्ति ने, ए ने बी को बेच दिए, ये खड़े की खड़ी फसल पूरी की पूरी बेच दी। अब बी क्या कर रहा है यहाँ पर? बी ने ये खड़े की खड़ी फसल खरीदी और उसके बाद इसको काटी और उसको जाके मार्केट में सेल कर दिया। क्या करा? इसको मार्केट में जाके सेल कर दिया। तो बी जो उससे अर्न कर रहा है, बी ने जो उससे प्रॉफिट अर्न किया है, वो प्रॉफिट हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। इनफैक्ट जो ए ने अर्न किया है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्यों? क्योंकि बी ने उसमें कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बी ने यहाँ पे कोई भी परफॉर्म नहीं करी है, उसने सीधा क्या किया है? स्टैंडिंग क्रॉप को खरीदा, काटा और उसके बाद बेचकर उससे अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट, द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ए का यहाँ से क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वो क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनडायरेक्ट इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। बी ने यहां से क्या किया? इनडायरेक्टली वे में यहां से उसने इनकम अराइज की, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ अ फर्म मैनेजर, जो हमारा फार्म का जो मैनेजर है, जो सारे इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये वाला काम कैसे होगा, कौन सी फसल उगानी है, ये हो, मतलब जो भी अलग अलग तरीके के होंगे, or dividend from company engaged in agriculture activity is not agriculture income। या फिर हमने किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में परफॉर्म करने वाली किसी कंपनी के शेयर्स को अगर हमने परचेज कर लिया और वहां से हमें कोई डिविडेंड मिला है, तो वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये वही वाली चीजें हैं स्टूडेंट, सब उसी से रिलेटेड चलते हैं। पहला क्या है? रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड। हमने अभी पढ़ाई है कि हमारा जो रेंट और रेवेन्यू है वो लैंड से ही होना चाहिए। अनदर किसी और चीज से अगर हो रहा है तो वो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। जो भी है इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से ही होनी चाहिए। एंड इनकम इज एग्रीकल्चर व्हेन सम एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ठीक है, कौन कौन से? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, टिलिंग ऑफ लैंड, वाटरिंग इट, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड सिमिलर ऑपरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में फिट होने के लिए तैयार किया है और उससे हमने कोई इनकम अर्न करी है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इफ देयर इज नो मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड and the cultivation or receiver of rent in kind performer any activity to make product fit for market, any income from such activity is called agriculture income। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मेरे बहुत सारी शीप
मैंने यहाँ पर पाली हुई है। ठीक है, अब उनसे जो मुझे मिली है, उनसे मुझे मिली है रुई। अब मेरे ये वाली जो रुई मुझे मार्केट से मिली है, मेरी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिली है, अब उसको वो मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। अब मैंने इससे क्या किया, इससे मैंने उसकी ऊन बनाई। अब ये जो ऊन मैंने मार्केट में बेचा, दिस इज कॉल्ड फिट फॉर मार्केट। ठीक है, प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट अगर मैंने किया है, तो ये इससे मेरी होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर अगर हमें कोई भी इनकम मिल रही है, तो वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊन को जो बेचा है मार्केट में, उससे होने वाली सारी पुरानी एक्टिविटीज को मैंने खुद परफॉर्म किया है, इसलिए उससे होने वाली इनकम क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। कोई भी एग्रीकल्चर इनकम जो हमारी फार्म हाउस से हो रही है, वो सब हमारी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होगा। कोई भी इनकम जो फार्म हाउस से हो रही है, यानी कि जो एग्रीकल्चर ऑपरेशनल में यूजफुल है, वो सब हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। कौन कौन सी कंडीशन है, पहला है द बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर कौन हो गया, जो उस पे खेती कर रहा है, उसके द्वारा ही वो लैंड को यूज किया जा रहा है। और रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज सेटिस्फाइड ऑन और इन द इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, वो इमीडिएटली उसी को हेल्पफुल होना चाहिए। वेसिनिटी का मतलब होता है जो डायरेक्टली रिलेट करता है। नेक्स्ट है द बिल्डिंग इज बाय रीजन फॉर हिज कनेक्शन विद द लैंड। बिल्डिंग हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए, यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस और अ स्टोर हाउस और एन आउट हाउस बाय द कल्टीवेटर। यानी कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये हमारा जो पूरा का पूरा कमरा, ये हमारा एक तरह से कह दो कि ये हमारा पंप हाउस हो गया, या इसमें हम अपनी फसल रखते हैं, या फिर ये कह दो कि कोई भी ट्रैक्टर वगैरह हमारे यहीं पे खड़ा रहता है, तो ये सब हमारी क्या है, बिल्डिंग वो वाली बिल्डिंग है जो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेट करता है। द लैंड इज सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया। शहर में नहीं होना चाहिए आपका लैंड, गांव में होना चाहिए। एंड इज आइदर असिस्ट टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज सब्जेक्ट टू अ लोकल टैक्स असिस्ट। ये सब हमारे क्या होने चाहिए, जो वहां के आसपास की लोकल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ही वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ जी, ये वाला जो लैंड है वो अर्बन में ही सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडलिंग। अगर हमारी कोई भी इनकम हो रही है जो हमारी सैम्पलिंग या फिर सीडलिंग ग्रोन करने से हो रही है, जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हमारी किसी भी तरीके की कह दें कि अगर यहाँ पे हमने कोई पेड़ उगाए, जैसे आपने सुना होगा नर्सरी में क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्लांट्स को सेल करते हैं। सीड से वो छोटे छोटे से प्लांट्स रेडी कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको सेल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग और सीडलिंग। ठीक है, ये इनसे अगर हमारी कोई इनकम हो रही है, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर उगा रहे हैं। स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इनकम इन शॉर्ट वो सारी इनकम होगी अगर कोई भी हम लैंड से उपज कर रहे हैं, कोई भी लैंड की फर्टिलिटी को अगर हम यूज करके किसी भी तरीके की कोई भी हम अपना जनरेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड, हमारा क्या हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा कुछ ऐसी इनकम्स जो हमारी लैंड से तो होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होती है। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम मार्केट। अगर हमारी मार्केट से कोई इनकम हो रही है, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में बेचा, अब मार्केट से अगर हमें कोई इनकम हो रही है, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम माइनिंग क्वेरीज। माइनिंग क्वेरीज क्या हो गई, अगर कोई खान है, ठीक है, खान जैसे हम कह दें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की हमारी माइंस होती हैं, वहां से अगर हमारी कोई भी इनकम हो रही है, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं अगर हमारा पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल भी हमारा माइनिंग का ही पार्ट है, अगर हम पेट्रोल कहीं से उगा रहे हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कहीं स्टोर करने से इनकम अर्न कर रहे हैं, नहीं, प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं तो होगा। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। अगर हमने जैसे हमने यहाँ पे अपना कोई वाटर पंप लगाया हुआ है और हमने आसपास वाले लैंड को हमने वाटर सप्लाई कर दिया और उससे हम वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, तो नहीं, ये आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। अगर आप अपना पानी किसी को उधार पर दे रहे हो सप्लाई करने के लिए या फिर इरिगेशन करने के लिए, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, टी और बैम्बूज, अगर आप अपने लिए किसी भी तरीके की कोई भी खेती कर रहे हैं तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने चावल उगाए और चावल आपने जो उगाए और उसको खुद ही यूज कर लिया, सेल्फ यूज कर लिया उसको, तो वो जो सेल्फ यूज आपने किया है दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम फिशरीज, अगर आप किसी भी तरीके की, एक और बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरीके से लैंड को या फिर किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप हार्म कर रहे हो तो वो आपके एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें माइंस, माइंस से अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हमारी क्या कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को कम कर रही है, इसलिए वो एग्रीकल्चर का इनकम का पार्ट नहीं है। फिशरीज, फिशरीज अगर आप कर रहे हो तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप हार्म कर रहे हो, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके की अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहा है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, अगर आपने किसी भी धरती को बेचा ब्रिक मेकिंग करने के लिए, या फिर ये कह दीजिए कहीं पे आपने सुना होगा किसी ने ब्रिक मेकिंग के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगाया, ईंटें बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए अगर किसी ने कोई सेटअप लगाया, तो वहां से अगर आप कोई मिट्टी को इस्तेमाल करके, मिट्टी से ही तो बनती है ना ईंटें, जो ब्रिक्स होती हैं वो मिट्टी को यूज करके ही तो होती है, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, वहां पे जो मैनेजर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज कर रहा है, तो इसलिए उसको जो उससे वहां से रेम्यूनरेशन मिल रही है वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर, अगर आपने किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्ट करने वाली इनकम कंपनी में अगर आपने उसके कोई भी शेयर्स परचेज कर लिए तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट थोड़ी ना हो गए। ठीक है, तो वो भी हमारा जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम ऑफ बायर ऑफ अ राइप क्रॉप, अब यहाँ पे क्या किया, आपकी खड़ी खड़ी आपने खेती थी आपकी, सॉरी जो फसल थी आपकी खराब हो गई है, उससे अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारी फसल यहाँ पर खराब हो गई है और उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे उस पर क्या दिया है, कॉम्पेंसेशन दिया है, तो ये जो कॉम्पेंसेशन हमें रिसीव हुआ है दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, मैंने आपको बताया है नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम कर रहे हैं दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपका एरियर्स बन गए मल्टीपल ईयर्स की और वो लास्ट में आपको रिसीव हुआ, तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका एग्रीकल्चर लैंड मतलब एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। एरियर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एरियर्स होते हैं, जैसे सपोज करें अगर हम बात करें 2021 में आपको कोई रेंट मिलने वाला था पर नहीं मिला, 2022 में आपको कोई रेंट मिलने वाला था बट नहीं मिला, 2023 में आपको रेंट मिलने वाला था, नहीं मिला, 2024 में मिलने वाला था, नहीं मिला, लेकिन 2025 में आपको ये सारे रेंट मल्टीपल होकर यहाँ पर आकर रिसीव हो गए। दीज आर कॉल्ड एरियर्स ऑफ एग्रीकल्चर रेंट। ठीक है, या फिर एरियर्स ऑफ रेंट। तो ये जो आपके सारे एरियर्स हैं दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम हमारी वही होगी जो करंट ईयर में आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की और उससे आपकी अगर कोई भी इनकम अराइज हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आज के पार्ट में आपको एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है वो चीज क्लियर हुई हो। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर दीजिए। इफ यू like our class then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.